हमारे एंसेस्टर श्री राम थे। चेंज करना हमारे हाथ में नहीं, हमारे एंसेस्टर वही थे, हमारे एंसेस्टर श्री राम थे। ठीक है, मलेशियंस में चले जाएं, आप ब्रुनाई में चले जाएं, तो लोग आपको उधर यही ही बोलते हुए मिलेंगे। पाकिस्तान तो अपनी हिस्ट्री को ही डिनाई कर देता है। ये तो बोलते हैं हम कभी अरब हैं, कभी तुर्क हैं, कभी क्या हैं, कभी क्या हैं। ये इस जमीन से तो कभी जो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं उससे तो कभी उनकी इमोशनल अटैचमेंट वो तो रही नहीं। अब बात रही हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल चीज पढ़ाएंगे तो सेक्युलर हो जाएंगे। फिर वो एक अलग ही पूरा डायरेक्शन है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म चाहिए पाकिस्तानियों को, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। और बात रही कि मेन स्ट्रीम में मेजोरिटी को पाकिस्तान में ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले आप जो माइनॉरिटी है, कम से कम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की परमिशन ही दे दो। इंडिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को परमिशन तो है, पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। कि यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में उपनिषद और वेद पढ़ाए जाते हैं फिलोसफी पे और हिस्ट्री के लिहाज से। ये हमारी हिस्ट्री है। ईरान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। और फिलोसफी तो ईरानी तो पढ़ के हिंदू नहीं होगा, थे तो पाकिस्तानी सारे ही हिंदू, तो उसको तो क्या ही बात करना, छोड़ ही ना। कॉलेजेस में जहां पर अमेरिका के ऑफिसर्स पढ़ते हैं वहां पर चाणक्य का लिखा हुआ कौटिल्य पढ़ाया जाता है, 2500-3000 साल पुराना। वो चाणक्य जो इसी धरती से बिलोंग करता था, वो चाणक्य जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जो आज के वक्त पाकिस्तान में, जो जिसको पाकिस्तान ओन नहीं करता। पाकिस्तान में करीब 3 इलेक्शन देखे हैं मैंने, कभी पूरे हफ्ते की छुट्टी नहीं देखी, 2 दिन की देखी है। और कहा किसने था थर्सडे को इलेक्शन रखने को, सैटरडे को रख लेते। जब इलेक्शन के लिए आपको पूरा मुल्क बंद करना पड़े एक हफ्ते के लिए, आप अंदाजा लगाए इकोनॉमिक लॉस कितना होगा। का है उनको बोला कि दुबई में बैठ के ये अंडर कवर रॉ के ऑपरेशंस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये नैरेटिव जनवरी के लास्ट वीक में सेट हुआ है। सबको पता है नवाज शरीफ आने वाला है, और सबको पता है नवाज शरीफ के अंदर कीड़ा है इंडिया से दोस्ती करने का और इकोनॉमिक टाइज और ट्रेड। आपने पहले ही फील्डिंग कर दी ना, गेम फिक्स कर दिया पहले से। अंदाजों पे ही चल रहे हैं फिलहाल भी, अभी कौन सा हम अपनी मेहनत से चल रहे हैं। वो आईएमएफ के अभी वो तीसरा क्या थर्ड रिलीज अभी आनी है ना मार्च में। अभी जनवरी में आईएमएफ ने शाबाशी भी दी है, बोला बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, टैक्स के और जितने गोल थे तुमने पूरे किए, हम तुम्हें तीसरी किस्त दे रहे हैं। अभी जनवरी में ही बोला है। तो हम अभी कौन सा अपने पैरों पे चल रहे हैं। ये है कि इमदाद वहां से आ जाती है, एक और एडिशनल हमें बकरा मिल जाता। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है, उत्तराखंड में रामायण के जो है ना 117 मदरसों ने इजाजत दे दी है। क्या राय रखते हैं आप? इंडिया जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को देख रहा है, जिस तरह अपने हिस्ट्री और कल्चर को देख रहा है, विदाउट जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के, कौन सा रिलीजन है, कहाँ के बच्चे हैं, किस जगह इनको क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं, सारी चीजों को साइड पे रख के वो लोग एक थॉट के साथ लेके चल रहे हैं इंडिया को। क्या राय रखते हो इस बारे में? देखें, ये उत्तराखंड की तो स्टार्टिंग है, और ये खबर तो बहुत पहले आई थी, अब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन के करीब आ गई, अब तो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। उत्तराखंड का जो पूरा जो वक्फ बोर्ड है, जिनके अंडर सारे मदरसे आते हैं 117, पहले 4 मदरसों में होगा शुरुआत, जो बड़े शहरों में, उसके बाद फिर बाकी मदरसों में जाएंगी ये चीजें। क्योंकि इसके लिए आपको फिर टीचर्स भी वैसे ही चाहिए आपको, क्योंकि टीचर्स को भी तो आना चाहिए ना पढ़ाना। तो वो पहले 4 मदरसों से शुरू होगा, फिर 117 तक जाएगा। और इसमें साउथ ईस्ट के जो मुस्लिम्स हैं या जो यहाँ के लोग हैं, इनको बड़ी तकलीफ या हैरानी होती है। मिडिल ईस्ट पूरे में हो रहा है, इंडोनेशिया में तो पता नहीं कब से हो रहा है, 70-80 सालों से हो रहा है इंडोनेशिया में, तो शायद उससे भी पुराना हो रहा है जो मेरे को नहीं पता। ब्रुनाई देख लें, ब्रुनाई पूरा मुस्लिम कंट्री है, ब्रुनाई में तो 200-250 साल से हो रहा है। आप मलेशिया देख लें। ठीक है, तो ये इधर ये साउथ ईस्ट वालों को थोड़ा ज्यादा मसला है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान आपका हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, ये जितने साउथ ईस्ट के नमूने हैं सारे, इधर ज्यादा मसला है। अच्छा दिव्या, आप मुझे ये बताओ, ऐसी चीज को अगर आप पाकिस्तान में देखो, क्योंकि आप खुद भी पाकिस्तान के सिटीजन हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या मदरसों में ऐसी किसी चीज को अलाउ किया जा सकता है? क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी, यू नो वेल कि आपने किस तरह से चीजें फेस की, और हमारे यहाँ अभी करंट सिनेरियोज में भी क्या चलता है। देखिए, ये तो सवाल ही फजूल है ना। आप ऐसी चीजें तब लाते हो जब 2 चीजें होती हैं, या तो आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसी चीजें लेके आओगे, या तो दूसरा ये कि आप, जो कि हकीकत है कि आपके पूर्वज राम थे। ठीक है, आज आपकी फेथ चेंज हो गया, पर आपका फेथ चेंज हो गया, दैट डजंट चेंज योर एंसेस्टर्स। बेसिकली जो इंडोनेशिया में भी आप जाके जब पूछेंगे ना, तो वो यही कहते हैं कि हमने फेथ चेंज किया। एंसेस्टर्स चेंज करना हमारे हाथ में नहीं, हमारे एंसेस्टर्स वही थे, हमारे एंसेस्टर श्री राम थे। ठीक है, मलेशियंस में चले जाएं, आप ब्रुनाई में चले जाएं, तो लोग आपको उधर यही ही बोलते हुए मिलेंगे।
पाकिस्तान तो अपनी हिस्ट्री को ही डिनाई कर देता है। ये तो बोलते हैं हम कभी अरब हैं, कभी तुर्क हैं, कभी क्या हैं, कभी क्या हैं। ये इस जमीन से तो कभी जो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं उससे तो कभी उनकी इमोशनल अटैचमेंट वो तो रही नहीं। अब बात रही हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल चीज पढ़ाएंगे तो सेक्युलर हो जाएंगे। फिर वो एक अलग ही पूरा डायरेक्शन है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म चाहिए पाकिस्तानियों को, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। और बात रही कि मेन स्ट्रीम में मेजोरिटी को पाकिस्तान में ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले आप जो माइनॉरिटी है, कम से कम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की परमिशन ही दे दो। इंडिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को परमिशन तो है, पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। हम तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी नहीं पढ़ सकते। ये फर्क है, इसका कोई फायदा नहीं है। सऊदी अरब में जाके देख लें, आप यूएई में देख लें, लोग वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। उनको कोई इशू नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इंफीरियर टू देयर आइडेंटिटी। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। उनको पता है वी आर अरब्स। उनको पता है कि अरब्स के बाद वी आर मुस्लिम्स, ठीक है। और उसके बाद उनको पता है कि ये हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ठीक है। अब अपनी स्किल्स को, तरह तरह की स्किल्स को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ मिलेगा। आप यूरोप आ जाए, जापान, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, जो डेवलप कंट्रीज हैं, आपका डेवलप वर्ल्ड है, जो कनाडा हो गया, अमेरिका, इधर इंडोलॉजी होता है। आप मेरे को एक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में बता दें जहां पर किसी भी कंट्री को स्पेसिफिकली पढ़ाया पढ़ाया जाता हो। इंडोलॉजी के अंदर पूरी की पूरी डिग्रियां, पूरी की पूरी पीएचडी होती है। इंडोलॉजी मतलब स्टडीज ऑफ इंडिया और स्टडिंग इंडिया। पूरी दुनिया में आप देख लें, साउथ ईस्ट स्टडीज होंगी, यूरोपियन स्टडीज होंगी, सेंट्रल यूरोपियन होंगी। किसी भी मुल्क के नाम पे एक पूरी डिग्री, एक पूरा का पूरा वो नहीं है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें, यूएस वॉर कॉलेज कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, या कौटिल्य चाणक्य लिखते हैं। यूएस के वॉर कॉलेजेस में जहां पर अमेरिका के ऑफिसर्स पढ़ते हैं, वहां पर चाणक्य का लिखा हुआ कौटिल्य पढ़ाया जाता है। 2500 3000 साल पुराना। वो चाणक्य जो इसी धरती से बिलोंग करता था, वो चाणक्य जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जो आज के वक्त पाकिस्तान में, जो जिसको पाकिस्तान ओन नहीं करता। तो ये फर्क है दुनिया में और पाकिस्तान में। दिव्य, कहीं यही वजह तो नहीं है कि आज पूरी दुनिया का तमाम ममालिक, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज ही क्यों ना, उनका ध्यान, उनका रुझान जो है इंडिया की तरफ ज्यादा कंपैरेटिवली पाकिस्तान, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। अभी ये कि आपको मुस्लिम वर्ल्ड आपको नजर आता है क्योंकि हमारी नजर मुस्लिम वर्ल्ड तक ही है, उसके बाद पाकिस्तानियों की नजर बंद हो जाती है, उसके आगे फिर सिर्फ डॉलर होता है। तो यही दो चीजें हमें नजर आती हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग से देख ले तो फॉलो इंडोलॉजी को अभी से थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। इंडोलॉजी आपका ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में शुरू हुआ था 1800s में। आपका जो ये जो आईवी लीग्स हैं उसमें 1700s की एंडिंग में शुरू हुआ था, 1780s 1790s में जाके शुरू हुआ है। सिमिलरली अगर आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में तो 1500 से पढ़ा रहे हैं। जर्मनी में आप यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक पे चले जाएं, आप एलएमयू चले, एलएमयू 550 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, आप उसमें जाएं, उधर तो 500 वो 1500 से पढ़ा रहे हैं इंडोलॉजी। स्पेसिफिकली इंडिया, जर्मनी में संस्कृत सिखाई जाती है। इतने, मेरे हिसाब से इतने संस्कृत बोलने वाले इंडिया में नहीं होंगे जितने आपको यूरोप में मिल जाएंगे, यूरोपियंस। उनको इश्यूज नहीं होते, ठीक है। ये मसले हमारे हैं सारे। आप यूनिवर्सिटी, आप इतना दूर क्यों जाना, ईरान देख लें, हमारा नेबर है। कहा जाता है कि ईरान बड़ा कट्टर कट्टर है, ये है वो है, ठीक है। वो दूसरी साइड का एक वहाबियज्म था, दूसरा ये इनका शिया वाला है। उनके भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ईरान, जिनको स्पॉन्सर करता है पूरी दुनिया भर में। आप यमन से लेके सीरिया, लेबनान आपका चला जाए, उसके बाद आपका हमास हो गया, उसके बाद आप अफ्रीका में चले जाए। इवन अफ्रीका में जो टेररिस्ट बोको हराम है वो ईरान का फंडेड है। ईरान की यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में उपनिषद और वेद पढ़ाए जाते हैं, फिलोसफी पे और हिस्ट्री के लिहाज से। ये हमारी हिस्ट्री है। ईरान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। और फिलोसफी तो ईरानी तो पढ़ के हिंदू नहीं होगा, थे तो पाकिस्तानी सारे ही हिंदू, तो उसको तो क्या ही बात करना, छोड़ ही ना। अच्छा दिव्य, एक और मेरे पास अपडेट है। 80 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले 80 करोड़ लोग जो गुर्बत का शिकार हैं, उनके लिए राशन फ्री कर दिया गया है जब नया बजट पास हुआ है इस साल का। तो क्या राय रखते हो आप, ये मोदी सरकार का इनिशिएटिव है अपने मुल्क के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते? पहली चीज तो ये 3 साल से हो रहा, अब चौथे साल के लिए एक्सटेंड कर दिया इंटरिम बजट में, कि अब हम चौथे साल में भी देते रहेंगे 80 करोड़ लोगों को। पहली चीज। दूसरी चीज, 80 करोड़ गरीब लोग नहीं है। 80 करोड़ में गरीब
लोअर मिडिल क्लास और कुछ हद तक मिडिल क्लास लोग भी आते हैं। तो सारे के सारे गरीब नहीं है उसके अंदर मेजोरिटी आपकी लोअर मिडिल क्लास है और कुछ आपकी और लोअर पुअर तो पूरे के पूरे हैं, ठीक है, गरीब तो सारे ही हैं। मेजोरिटी उसकी लोअर मिडिल क्लास है एंड देन देयर इज सम प्रोपोर्शनेट ऑफ मिडिल क्लास आल्सो, जो ताजा ताजा मिडिल क्लास बने, ठीक है, उनका भी थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनेट है। ये बेसिकली कौटिल्य अर्थशास्त्र है कि आप उनको राशन दो। राशन गवर्नमेंट के लिए देना कोई इतना महंगी चीज तो नहीं है ना, 5-5 किलो पर फैमिली दे रहे हैं, पर बंदा दे रहे हैं कि पर बंदा हम 5 किलो आटा 5 किलो चावल वगैरह महीने का देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए वो इशू नहीं है और इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है, दुनिया का 35% खाना तो इंडिया ही उगाता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के लिए इतना ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है, जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है या जो आपकी पुअर क्लास है, उसको आप परचेसिंग पावर उसकी इंक्रीज हो गई, उसका खाने पे राशन पे पैसा खर्च नहीं होता, देन ही विल थिंक अबाउट स्पेंडिंग हिज मनी समवेयर एल्स। वो समवेयर एल्स आपकी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, सेविंग अकाउंट से लेके, कपड़े से लेके, आपके बच्चों के घूमने फिरने से लेके, चाहे एजुकेशन पे खर्च करने से लेके, वो बाकी जगहों पे खर्च करेगा। जब उधर खर्च करेगा इकोनॉमी में पैसा घूमेगा, पैसे का जब साइकिल घूमता है, इकोनॉमिक साइकिल घूमेगा, तो उसी से तो जीडीपी ग्रोथ आती है और जीडीपी इंक्रीज होती जाती है। सिमिलरली अगर आप देखें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 4 करोड़ घर दिए उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे, ये वो गरीब लोगों वाला सेक्शन, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर सेक्शन, जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, जो लोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लोन लेना भी कि लोन कैसे देंगे। आप ये सोचे ना कि वो पहले झोपड़पट्टी में रहते थे, ठीक है, रोडों पे रहते थे या किराए के छोटे छोटे कमरों में, खोलियों में रहते थे, वो इकोनॉमिक साइकिल में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आप इसको शिफ्ट करें पक्के घरों में, जो गवर्नमेंट ने 4 करोड़ घर ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिए हैं, हो चुके हैं, चाबियां दे चुके हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, घर है, जाहिर सी बात है, बिजली है, गैस है, पानी है, इसके बिल भरेगा, उसका पैसे का साइकिल चला इकोनॉमी में, बिल भर रहा है फॉर्मली। घर है तो वो टैक्स भी रजिस्टर्ड होगा, उसका टैक्सेशन, टैक्स नेट में आ गया आपका। अच्छा, जितने भी 4 करोड़ घर दिए, 70% औरतों के नाम पर है और 30% जॉइंट ओनरशिप है, जिसमें फीमेल होगी, मतलब वाइफ होगी या डॉटर होगी, ठीक है, और फिर बाप होगा या भाई होगा या हस्बैंड होगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट आ गई। जब घर आपकी फीमेल के, वुमेन के नाम पे होता है, तो मर्द की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती डोमेस्टिक एब्यूज करने की, बेइज्जती करने की। तो एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट करके डोमेस्टिक वायलेंस को भी लाने, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा साइकिल है। आपने अर्बन प्लानिंग आ गई, आपकी झोपड़पट्टियां गई आपकी, स्लम्स खत्म हुए। अभी जैसे मुंबई, दुनिया एशिया का सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में, धारावी। धारावी अभी रीडेवलपमेंट में चला गया, अभी इसी हफ्ते इसका काम शुरू हुआ है। उसमें एक यूके की कंपनी काम कर रही है, एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है, और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ओनरशिप है या जो भी है, वो अडानी ग्रुप के पास है। पूरी धारावी आपकी रिहेबिलेट होगी और वो पूरा स्लम उखाड़ के फेंका जाएगा। और धारावी सबसे बड़ा स्लम है इंडिया में, बहुत से स्लम्स हैं, सबको उखाड़ के फेंका जा रहा है। अच्छा दिव्य, ये सारी चीजें तो इनिशिएटिव्स हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट के और इंडिया के। मुझे बताओ, ऑन अनदर हैंड से इफ वी सी पाकिस्तान, तो एक रिलीजियस बाउंड्रीज है हमारे इर्द गिर्द जो कि बरसों से चलती आ रही हैं, इन फ्यूचर भी हमें कहीं टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही, जो हर इंसान के उसके अपने बनाए हुए जो है ना मजहब के रूल्स है, जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहा है। इन फ्यूचर इलेक्शंस भी करीब है, और इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हो इसको? मुझे आज ही पता चला है थोड़ी देर पहले कि इलेक्शंस के लिए पूरा हफ्ता छुट्टी दे दी गई है कमिंग वीक में। और यस। सेंट्रल एम्प्लॉइज को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, उनको सिर्फ मंडे की छुट्टी है और थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे वो जॉब पे जाएंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर में, जो दूसरे ऑफिसर्स लेवल के अलावा, पूरा हफ्ता छुट्टी दे दी गई है। आज से पहले मैंने पाकिस्तान में करीब 3 इलेक्शन देखे हैं, मैंने कभी पूरे हफ्ते की छुट्टी नहीं देखी, 2 दिन की देखी है। और कहा किसने था थर्सडे को इलेक्शन रखने को, सैटरडे को रख लेते। जब इलेक्शन के लिए आपको पूरा मुल्क बंद करना पड़े एक हफ्ते के लिए, आप अंदाजा लगाएं इकोनॉमिक लॉस कितना होगा। Exactly. इमरान खान के जलसे के लिए जब इंटरनेट 4 घंटे बंद करते हैं ना ट्विटर के लिए, तो वो आई भी थी एक रिपोर्ट, तो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने कहा था उस 4 घंटे में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को $600 मिलियन का लॉस हुआ था। पूरा हफ्ता बंद। अब पाकिस्तान बंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कराची बंद होगा। कराची जो 70% जीडीपी लाके देता,
पाकिस्तान को, एक अकेला शहर। जब कराची बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान की है ना वो वेंटिलेटर पे चला जाएगा। आपके सवाल का जवाब इसी में है कि इलेक्शन के लिए पूरा हफ्ता बंद कर दिया मुल्क। आप इससे अंदाजा लगा लें। तो क्या ही आने वाली हुकूमतें जो है तब्दीली लेकर आएंगी। बहरहाल दिव्यक, करंट मुश्किल है। सिनेरियो जो देख रहे हैं हम, मुश्किल है। हाँ वो सेट हो गया ना, नैरेटिव सारा सेट हो गया है ना कि इंडिया ने हमें तस्लीम नहीं किया है। ठीक है, और क्या वो दो एजेंटों के, वो दो, एक बूढ़े का और एक कोई 1996 का जो लड़का है, उनको बोला कि दुबई में बैठ के ये अंडर कवर और रॉ के ऑपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये नैरेटिव जनवरी के लास्ट वीक में सेट हुआ है। सबको पता है नवाज शरीफ आने वाला है, और सबको पता है नवाज शरीफ के अंदर कीड़ा इंडिया से दोस्ती करने का और इकोनॉमिक टाइज और ट्रेड। आपने पहले ही फील्डिंग कर दी ना, गेम फिक्स कर दिया पहले से। उसके आने से 3 हफ्ते पहले आपने गेम फिक्स कर दिया, तो वो आके कर भी क्या लेगा। डोंट यू थिंक सो कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स जो है वो अजल से चलती आ रही है और मुझे लगता है अब तक चलेगी, इस हिसाब से तो कभी भी हम इस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकुलर कंट्री, फ्रीडम वाली कंट्री और जो है ना बिल्कुल बहुत सारे वायलेंस से फ्री कंट्री नहीं बना सकते, फुल ऑफ रूल्स वाली कंट्री नहीं बना सकते। देखिए मुझे तो पाकिस्तान में लोगों को समझ में नहीं आता, ये हिपोक्रेसी पता नहीं कहाँ से है। मतलब अगर इस्लामिक कंट्री है तो फिर डेमोक्रेसी, सेक्युलर, फ्रीडम कहाँ से आएगी। ये तो सबकी डिमांड है, होती है, बल्कि अब यूथ को जिसको उठा के पूछो उसी वही जो है ना इस चीज की तरफ फोकस्ड है कि नहीं हमें ऐसे ये चाहिए। अगर ये अगर वही इस्लामिक कंट्री है तो फिर शरई लॉ होना चाहिए था ना शुरू से। नहीं, शरिया लॉ तो हो ही नहीं सकता। देखें फिर आपको पता है 19 ये कहते हैं कि वो बैंकों में इंटरेस्ट बंद कर दो। ठीक है, बैंकों में वो लेके आओ आपका शरिया वाला सिस्टम। ये जनरल ज़ियाउल हक ने किया था 1980s में। 6 महीने में पाकिस्तान, अच्छा बाय द वे 80s में पाकिस्तान बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था। ठीक है, मतलब इंडिया से तो बेहतर ही चल रहा था इकोनॉमिकली, ये मैं आपको बता दूं। 80s की बात कर रहा हूँ, 80s की स्टार्टिंग, 82 83 की। जनरल ज़ियाउल हक ने इंटरेस्ट रेट्स बंद कर दिए सारे बैंकों के, ये पूरा सिस्टम खत्म करके वो शरिया वाला सिस्टम लगा दिया। 6 महीने में पाकिस्तान घुटनों पे, और 6 महीने और होते तो फिर पाकिस्तान फिर पता नहीं कहीं और ही होता। 6 महीने के अंदर अंदर वापस इंटरेस्ट सिस्टम खोलने पड़े। दुनिया के क्या साथ क्या चलना और वक्त के साथ चलना। आप ग्लोबल सिस्टम आपका पूरा एक है, आप एक अकेले जिसकी ना कोई इकोनॉमी है, जिसकी ना कोई इनोवेशन है, जिसकी ना दुनिया में कोई रेलेवेंस है, आप ऐसी कंट्री होके आप बोलते हो कि मैं अलग सिस्टम पे चलूंगा। आप दुनिया के साथ ट्रेड कैसे करेंगे अगर आपका पूरा शरिया बैंकिंग है और पूरी दुनिया में आप अकेले ही हैं शरिया बैंकिंग वाले। तो आप पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कैसे करेंगे, वो फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, वो सेटलमेंट्स कैसे होंगी ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, क्रेडिट्स की, इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। आप अकेले नहीं अलग चल सकते। कम से कम आप एटलीस्ट एक ग्रुप ही बना लो। आप इंडिया से सीख लें। इंडिया ने ग्लोबल साउथ बनाया है ना। इंडिया को पता है कि मैं अकेला खड़ा हूंगा तो अकेला मैं एक ही मुल्क हूं, चाहे मैं कितना भी बड़ा हूं, मुल्क में एक ही कहलाऊंगा। मैं कोई 100 मुल्क के बराबर नहीं कहलाऊंगा। ग्लोबल साउथ आया, ग्लोबल साउथ में आपके 125 मुल्क आ गए। 125 मुल्कों ने कहा इंडिया हमारा लीडर है। एक इंडिया लड़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के हकूक के लिए, एक इंडिया जिसके पीछे 125 मुल्क खड़े हैं और वो लड़ रहा है। दोनों में फर्क है। नो डाउट। देविका, आपने वो न्यूज देखी है 220 करोड़ इंडियन जो है ना अफगानिस्तान को डोनेट किए गए हैं हिंदुस्तान की जानिब से डेवलपमेंट के लिए। हाँ, काफी मुल्कों को किए गए हैं, मालदीव को, अफगानिस्तान को, मेरे ख्याल से अफ्रीका के भी 2-3 मुल्कों को किए गए हैं। तो भूटान को सबसे ज्यादा इस बार मिला है शेयर। बांग्लादेश भी गए हैं, नेपाल भी गए हैं, म्यांमार भी गए हैं, श्रीलंका गए हैं, सिवाय क्या पाकिस्तान के पाकिस्तान सारे को नेबरिंग में गए। क्या पाकिस्तान को ये देखकर भी नहीं सीखना चाहिए कि यार ये इमदाद हमें भी आ सकती थी अगर हम इंडिया से हाथ मिला लें तो। इमदाद चाहिए क्यों, ये मेरी सोच ही समझ में नहीं आती हमें। इमदाद चाहिए क्यों, इमदादों पे ही चल रहे हैं फिलहाल भी। अभी कौन सा हम अपनी मेहनत से चल रहे हैं। वो आईएमएफ का भी वो तीसरा क्या सेकंड थर्ड रिलीज अभी आनी है ना मार्च में। अभी जनवरी में आईएमएफ ने शाबाशी भी दी है, बोला बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, टैक्स के और जितने गोल थे तुमने पूरे किए, हम तुम्हें तीसरी किस्त दे रहे हैं। अभी जनवरी में ही बोला है। तो हम अभी कौन सा अपने पैरों पे चल रहे हैं। ये वो है तो कि इमदाद वहां से आ जाती है, एक और एडिशनल हमें बकरा मिल जाता है, उसको लूटते हैं। लूटने का बकरा नहीं मिलता, लेकिन वहां से हमें बहुत सारी चीजों की सहूलियात जो है ना वो मिल सकती थी। खैर, थैंक तो यू ये सो। यही चीज ट्रेड में क्यों नहीं बोल सकते।
हम ट्रेड करके भी तो इंडिया से ले सकते हैं ना चीजें। दिवेक ट्रेड वाली बात भी हम तो बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन इगोइस्टिक पाकिस्तान खाने को बचे ना बचे, अना बचनी चाहिए। वो एक पता नहीं, मैंने बहुत दफा ये शेर पहले भी बोला, आज फिर बोलता हूँ, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। नो डाउट, सो